सेंटी कोई पीडीएफ नहीं है भाई, कल मैंने हाथ से लिख के पढ़ाया था। तो पढ़ना शुरू करते हैं। चैट तो ब्लॉक करनी पड़ेगी। करो भाई, करिए। बहुत ही अच्छे हैं आप लोग। ये मैथ की क्लास है भाई जो चल रही है, और जो टीजीटी वाले बच्चे हैं वो 4 बजे देखते रहेंगे, बाकी फर्स्ट टू 12th वाले ये देखते रहेंगे। प्रेम जी गुड मॉर्निंग। मैं बहुत बढ़िया। नीतू, वर्षा, सबको गुड मॉर्निंग भाई। खुशबू का आंसर आ गया, बाकी लोग कब आंसर देंगे? नहीं, मोहम्मद अजरुद्दीन साहब, थोड़ा सा हर एंगल, जब बच्चा इंटरव्यू देने आता है तो उसका हर पॉइंट ऑफ व्यू देखना पड़ता है। पीजीटी के लिए अगर आपका मैथ्स है 11वीं 12वीं तो कोई क्लास नहीं है मेरी। रोहित नामा सर की है, वो देख सकते हैं आप। है प्रियम है। बीपीएससी फर्स्ट टू फिफ्थ। देखो भाई, एक एक करके मुझे चीजें बताते जाना। क्या जो ऊपर वाला ट्राइंगल है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं है? और इक्विलेटरल ट्राइंगल के एंगल कितने होते हैं बताओ? जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है उसके जो एंगल होते हैं वो कितने होते हैं? 60 होते हैं। मैंने बच्चे इतने कमाल नहीं देखे। ठीक है, ये वाला एंगल कितना होगा? 60 के जो नीचे एंगल है ये कितना होगा? 90। बहुत बढ़िया भाई। हम कह रहे इतना कमाल हुआ, बच्चा ही नहीं देखे हैं जी। ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में ये साइड इस साइड के इक्वल है और ये एंगल 150 है।
बाकी के दो एंगल निकालिए, कर दो चलो। देखिए, अगर ये 150 डिग्री है तो ये दोनों एंगल कितने कितने के हो जाएंगे, ये दोनों बराबर होंगे। यानी अगर 150 है तो जो 30 बचा 15 इसे दे देंगे हम और 15 इसे दे देंगे। ठीक है, यानी ये जो एंगल है 15 डिग्री होगा। क्लियर है? अब आप सारे एंगल ढूंढ सकते हैं इस दुनिया के जो जो आपको चाहिए। ये 60 और 15 है तो ये वाला एंगल 75 डिग्री होगा, कल पढ़ाया था। ये 60 15 75 है तो ये 105 होगा, 105 होगा। ये वाला भी कितना होगा, 105 होगा। ये वाला भी कितना होगा 75 होगा। ये वाला कितना होगा, 15 होगा। ये वाला कितना होगा, 45 होगा। कुछ भी फाइंड कर सकते हो तुम। ठीक है, यही है नाज़नीन तबस्सुम जी, यही क्लास है। यही करिए नाज़नीन तबस्सुम जी, यही क्लास करिए। विपुल, सारे क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर के हिसाब से ही थोड़ा करवा रहा हूं तुम लोगों को। क्वेश्चन करने से सबसे बड़ी चीज है उस क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट क्लियर होना, जिसका हम आगे चल के किसी सवाल में इस्तेमाल कर पाए। साहिल भाई, गुड मॉर्निंग। आ रहा धर्मेंद्र भाई, आ रहा है। बहुत बच्चों का आ रहा है, सबका आ रहा है। देखो भाई, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। अगर मैं आपको एक ट्रायंगल के अंदर लेके चलूं और कहूं कि इसका ये एंगल ई है और ये एंगल बी है, तो ये वाला एंगल क्या होगा बताइए। आप अगर इस ट्रायंगल के अंदर जाएंगे, कौन से वाले के अंदर मैं कह रहा हूं, इस वाले ट्रायंगल के, तो ये एंगल और ये एंगल का सम कहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। ठीक है,
तो ये वाला एंगल कितना हो गया, B प्लस E हो गया। वापिस चलते हैं भाई, कौन से ट्राइंगल की तरफ, अब चल लो इस वाले ट्राइंगल की तरफ। अगर आप इस ट्राइंगल को देखेंगे तो कितना दिया हुआ ये एंगल ए दिया हुआ है, ये एंगल सी दिया हुआ है, और जो अभी मैंने आपको बताया कि ये जो है ऐसे सोचो आप, ठीक है, इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल इन दोनों इंटीरियर एंगल की मदद से बनेगा। लास्ट डेट का क्या करना है भाई तुम्हें फॉर्म फिलिंग के लिए, आज ही भर दे, अभी भर। तो ये ए प्लस सी हो गया। ऊपर से जो ये वाला एंगल है ये हमें पहले ही पता है, ये कितना है, डी है। अब अगर आप इस वाले ट्राइंगल को ले लेंगे, इस वाले ट्राइंगल को ले लेंगे तो इससे हमें पता चल जाएगा कि सभी एंगल्स का सम ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई जो है वो एक ट्राइंगल के अंदर के एंगल है, और इन सब का सम 180 डिग्री आएगा। ठीक है, क्लियर? किसी को कोई दिक्कत, हानि, नानी, याद आ रही है कोई पुरानी परेशानी? बताइए। धर्मेंद्र यादव जी, जन्मदिन की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी उम्र जो है 25 और 30 के बीच में घूमती रहे, जैसे ही आप 30 की हो वापस भगवान आपको 25 के बना दे। देखिए, इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दो ट्राइंगल बने हुए हैं। एक ट्राइंगल ये है, ठीक है, जो आप लोगों को दिख रहा है, एक ट्राइंगल ये है। तो ये दो ट्राइंगलों के मिलने से बना हुआ है, और दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 प्लस 180, 360 डिग्री। क्लियर है भाई? सीखिए प्रियम, धीरे धीरे सीखिए। चौथी पांचवी की एनसीईआरटी ले आइए, उससे धीरे धीरे शुरू कीजिए। तो शुरू करें भाई। अब मैं आपको टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स पढ़ाता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ साइड एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। क्या ये मैंने आपको बताया था मेंसुरेशन के टाइम पे भुजाओं के आधार पे तीन त्रिभुज कौन से होते हैं? नहीं बता, मतलब बता देता हूँ फिर से। देखो, ट्राइंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ, सबसे पहले मैं साइड्स के आधार पर ले रहा हूँ, भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के आधार पर जो सबसे पहला ट्राइंगल है वो है स्केलन ट्राइंगल। ठीक, विषम बाहु, इसकी सारी भुजाएं जो हैं वो अलग अलग है, विषम बाहु त्रिभुज। क्लियर? इसके बाद
आइसोसेलेस यानी कि सम, सम का मतलब बराबर, द्विबाहु, दो भुजाएं बराबर हैं, सम द्विबाहु। ठीक है, उसके बाद इक्विलेटरल यानी समबाहु। क्लियर, इक्विलेटरल समबाहु। इसमें सारी भुजाएं बराबर होती हैं, इसमें आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, इसमें सारे कोण बराबर होते हैं। ठीक है, इसके सारे कोण अलग अलग होते हैं। दो पॉइंट याद रखिएगा, अगर ये साइड ऑफ ट्राइंगल है एबीसी तो दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी से बड़ा होगा। क्लियर, दो भुजाओं का अंतर सदैव तीसरी से छोटा होगा। क्लियर, ए प्लस बी ए माइनस बी। ऐसा कुछ नहीं है जो तुम लिख रहे हो एक्यूट ऑब्ट्यूस और आइसोसेलेस, ऐसा वो ऐसा कुछ नहीं है। ये साइड्स के आधार पर मैंने आपको तीन तरीके के त्रिभुज बताए हैं। किसी में भी दो भुजाएं जोड़ोगे तीसरी से बड़ी, अंतर करोगे तीसरी से छोटी। जैसे कल को कोई आदमी आके कहने लगे कि बताइए इनमें से किससे त्रिभुज बन सकता है, भाई आवाज आ रही है खचर पचर की दीवार में से, मुझे लगा भूत है। बताओ कौन सा बन सकता, कौन सा नहीं बन सकता। एबीसीडी में से कौन कौन से बन सकते हैं? प्यारे प्यारे मित्रों, ये बन सकता है और ये बन सकता है, ये दोनों नहीं बन सकते। नियम, दो भुजाएं जोड़ने पर तीसरी से बड़ी आनी चाहिए, छोटी भुजाएं जोड़ने पर तीसरी से बड़ी आने लगे, या कोई भी दो जोड़ू तो तीसरी से बड़ी आनी चाहिए। ठीक है, मतलब मैं किसी को भी रख के देख सकता हूँ यहाँ पे। तो ऐसे ही अगर आप 6 6 जोड़ेंगे तो क्या वो 12 से बड़ा होता है? नहीं होता, 6 6 12 के बराबर होता है। ऊपर वाले में भी 8 और 3 11 बराबर होता है। ठीक है, धन्यवाद प्रियम जी। तुम सब भी छींक दो, भगवान जी तुम्हें भी ब्लेस कर देंगे। नहीं रजिया सुल्तान जी, बैक साइड तो एक बार नहीं दिखाएंगे, अगली साइड दिखाएंगे अब आपको एंगल्स के आधार पर, यानी कि कोण के आधार पर। कोण के आधार पर अगर मैं बात करूं, सबसे पहले थीटा हो, चाहे अल्फा हो, चाहे बीटा हो, अगर ये 90 डिग्री से छोटे हैं तो इन्हें एक्यूट एंगल्ड बोलेंगे। कैसे ट्रायंगल बोलेंगे? एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल बोलेंगे, यानी कि न्यून कोण त्रिभुज बोलेंगे।
ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज बोलेंगे। अगर एक एंगल, कोई एक एंगल, सारे नहीं हो सकते, कोई एक एंगल यदि 90 डिग्री हो जाए तो उसे राइट एंगल्ड ट्रायंगल बोलते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज बोलते हैं। इसके अलावा अगर एक एंगल 90 से बड़ा हो जाता है तो उसे ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल बोलते हैं। अधिक कोण त्रिभुज बोलेंगे उसे। वो कैसे वाला त्रिभुज होगा? वो अधिक कोण त्रिभुज होगा। ठीक है, देखो आप सबने पढ़ा होगा, अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक, ए बी छोटी साइड है, सी बड़ी साइड है, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर सी के स्क्वायर के इक्वल होता है। सुना होगा आप लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ इतना ही नहीं बता कर गए थे, वो सभी कोणों के लिए बता कर गए थे। पढ़ा आपने इतना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यदि ये साइड ए है, बी है और ये सी सबसे बड़े वाली साइड है तो इन दोनों के वर्गों का योग उससे छोटा होगा। ठीक है भाई, आशीष रंजन इधर से तो जा रहा है, आपको नहीं आ रहा है तो नहीं कह सकते कुछ। इसमें 4 बजे वाली क्लास रेगुलर हो रही है। और तू क्या 9वीं 10वीं में मैथ है तेरे पास? अगर है तो मुझे डर लग रहा है। फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर से छोटा होगा, मतलब ये साइड इतनी, जब आप ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बनाते हो तो वो इतना बड़ी होती है तीसरे वाली साइड, क्योंकि ये एंगल बड़ा करना है आपको, मुझे ये वाला एंगल बड़ा करना है, अब इसे बड़ा करूंगा तो साइड बड़ी होगी, किन दोनों के वर्गों का योग उससे छोटा बैठेगा। इसमें दो छोटी भुजाओं का जब आप योग करते हैं, वर्गों का योग, तो वो उससे बड़ा आ जाता है। ठीक है, तो ये सिर्फ इसके लिए नहीं लिखा हुआ था, इन दोनों के लिए भी लिखा गया है। ये देखो अब कंफ्यूजन हो जाएगा सारों को, 4 बजे क्या हो रहा है, 4 बजे कहाँ क्लास हो रही है? भाई 4 बजे जो 9वीं 10वीं जो टीजीटी मैथ वाले हैं उन्हें क्लास दिखेगी, सबको क्यों दिखेगी? अपना पढ़ो भाई। यह चीज नहीं दिख रही है तो कंप्लेन कर दे, कस्टमर केयर पे फोन कर दे, वो दिखवा देंगे। क्लियर है? मैं आपके सामने कुछ लिख देता हूं, मुझे बता दीजिएगा ये किस टाइप के त्रिभुज है। बताओ कौन सा ट्रायंगल किस टाइप का है? 3 मैंने आपके सामने लिख दिए, आपको बताना है इनमें से कौन सा किस प्रकार का त्रिभुज है।
देखो, इनके वर्ग करने से पता चलेगा और उसमें होगा तुम्हें आलस। वर्ग तुम्हें पता करने हैं नहीं। इस पहले वाले को अगर मैं देखूं 100 और 24 का वर्ग होता है 576, तो ये आया 676। ठीक है। और दूसरी तरफ 26 का वर्ग कितना होता है बताओ। 26 का भी आप स्क्वायर करोगे तो वो भी कितना है, 676 है, बराबर है। यानी आप 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर करोगे तो 676 आता है। और अगर आप इसका 26 का भी स्क्वायर करोगे तो वो भी 676 आता है। ठीक है। इन्हें कंपेयर करना है हमें। ये 64 है, ये 81 है, ये 100 है। देखने में ही पता चल रहा है कि ये बड़ा होगा। अगर ये दो छोटी साइड्स का सम तीसरे वाली बड़ी साइड से बड़ा हो जाए तो वो कैसा ट्रायंगल होता है, एक्यूट, न्यून। पहले वाला कैसा था, राइट एंगल, समकोण। चार के स्क्वायर से आपको कंपेयर करना है। 4 और 9 13 होता है और ये 16 होता है, तो 16 बड़ा हो गया। यानी ये कैसा हो गया, ऑब्ट्यूस, यानी कि अधिक कोण। ठीक है। विपुल जी, पाइथागोरस थ्योरम एंगल को नहीं बताती है, साइड्स के रिलेशन को बताती है एंगल की वजह से। पाइथागोरस थ्योरम एंगल फाइंड करने के लिए नहीं है, साइड्स का रिलेशन बताने के लिए। ठीक है। तो ये हुआ। अब बेसिक सी कुछ चीजें और ट्रायंगल के बारे में सीख लो। 4 तरीके की लाइनें होती हैं ट्रायंगल में। इस पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स, इस पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स, यानी कि शीर्ष। ठीक, ये जो आप देख रहे हो इसे बोलते हैं साइड। क्लियर, आ गई बात समझ में? नहीं अनुपमा, बिना स्क्वायर किए पता करेंगे। यहाँ मैंने किसी भी क्वेश्चन में स्क्वायर थोड़े किया है। देखो मैंने यहाँ कहीं पे स्क्वायर थोड़े किया है, तो बिना स्क्वायर किए पता करेंगे। ठीक है। तो ये साइड होती है, वर्टेक्स होती है। किसी ट्रायंगल में अगर इस पॉइंट से एक ऐसी लाइन खींची जाए जो इस लाइन को दो बराबर हिस्सों में बांट दे, तो ये क्या कहलाती है, मीडियन कहलाती है। वर्टेक्स से एक ऐसी लाइन जो अपोजिट साइड को क्या कर दे, दो बराबर हिस्सों में बांट दे, वो कहलाती है मीडियन। ठीक, ये दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देती है। वर्टेक्स से होकर जाने वाली ऐसी लाइन जो इन एंगल को बराबर बराबर हिस्सों में बांट दे, ये कहलाती है एंगल बाइसेक्टर। इसे कहेंगे हम कोण समद्विभाजक।
क्लियर? इसे दो बराबर हिस्सों में बांटने वाली परपेंडिकुलर लाइन को क्या कहते हैं? इसे दो बराबर हिस्सों में बांटने वाली परपेंडिकुलर लाइन को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसे कहते हैं लंबवत समद्विभाजक। ये सामने वाली लाइन को दो भागों में बांट देता है। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। लाइन नंबर 4, वर्टेक्स से खींची गई एक ऐसी लाइन जो कि सामने वाली पे जाके क्या बना दे, 90 डिग्री बना दे, इसे कहते हैं एल्टीट्यूड, यानी कि लंब। ठीक है, नहीं, मीडियन का 90 डिग्री होना जरूरी नहीं है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री होती है। मीडियन तो किसी भी एंगल की हो सकती है। ठीक है पिंकी जी? बिल्कुल। किसी भी ट्रायंगल में 3 होती है, जैसे 3 एंगल बाइसेक्टर खींचे जा सकते हैं। करूंगा अभी, मैं उस पॉइंट पर भी आऊंगा। मुझे नहीं लगता आपके पेपर में ये पार्ट पूछेंगे, लेकिन मैं बता देता हूँ। ठीक है, मुझे लगता नहीं है, उम्मीद नहीं है, मुझे लगता है बेसिक सी चीजें पूछी जाएंगी। लाइन एंड एंगल का हद मार के क्वेश्चन आएगा, सर्किल वर्किल के बारे में कोई बेसिक सा पॉइंट पूछ लेंगे, ट्राइंगल के बारे में बेसिक बेसिक सी बातें जो होती है वो मैंने आपको पढ़ा दी है, वो पूछ लेंगे। तो वही सब चीजें हम बेसिक बेसिक देख रहे हैं। मुझे लगता नहीं ये पार्ट पूछेंगे, लेकिन मैं बता देता हूँ। भाई, जिस पॉइंट पर सारी मीडियन मिलती हैं, इस पॉइंट को कहते हैं केंद्रक, सेंट्रोइड। ठीक है, जिस पॉइंट पर सारे एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं, इस पॉइंट को कहते हैं इन सेंटर, यानी अंतः केंद्र। अब इन्हें पढ़ाने लगूं केंद्रों को, तो सेंटर ऑफ ट्रायंगल ही अपने आप में एक चैप्टर है, कम से कम इसमें 2 घंटे जाते हैं पढ़ाने में, लेकिन तुम्हारे लिए इररिलेवेंट है, जरूरत नहीं है, क्योंकि 8वीं के सिलेबस से बाहर है। तो मैं वही चीजें करा रहा हूँ जो 8वीं तक करा दी जाती हैं बच्चों को। सॉरी, जहां पर सारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल जाएं, 90 डिग्री भी हो ये लाइन और बाइसेक्ट भी कर रही हो, तो इसे कहते हैं सरकम सेंटर, अर्थात परियोग का केंद्र, परिकेंद्र, जहां पर सारे एल्टीट्यूड मिल जाएं, जहां पर सारे एल्टीट्यूड मिल जाएं, इसे कहते हैं ऑर्थो सेंटर, यानी कि लंब केंद्र। और अंग्रेजी में ऑर्थो हड्डियों को भी कहा जाता है, ऑर्थोपेडिशियन
हड्डियों का डॉक्टर। ठीक है। ये थी जानकारी त्रिभुज के बारे में। आशीष रंजन, जो ये तू कमेंट में कभी कभी लिखता है फिर, क्या मतलब है इसका फिर का, बता क्या मतलब है इसका। बता, सब बच्चों को समझा दे, जो तू कमेंट में लिखता है ना फिर दोबारा, हाँ हो गया दोबारा, क्या दोबारा है, बता क्या दोबारा। दिखाता हूँ भाई, बैक स्लाइड एक बार मैं आज इसका वो कर लूं, तोड़ पाड़ लूं, देसी भाषा में बोलते हैं, इसका मैं समझ लूं ये क्या कहना चाहता है। कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, कोई भी चीज होगी, उसमें चुपचाप एक वर्ड लिख देगा फिर। मतलब 1000-1500 रुपए दे के इनकी अय्याशी देखो जिंदगी की। घर पे बैठ के अपना तकिया लगा के आराम से देख रहे हैं, और यूट्यूब पे एक दो बार कमेंट भी करते होंगे, आ जाते हैं लोग पैसे लूटने बेचने, वो ही है ये। और फिर आकर पूरा उसका क्लास का लाभ लेंगे 1000-1500 में, और उसमें लिखेंगे फिर। मतलब अगर इसे ये कहना है कि एक बार फिर समझा दो, वो भी नहीं लिखेगा कि सर दोबारा बता दीजिए, सर रिपीट कर दीजिए, नहीं। फिर जैसे राजा अकबर जो है, अपने उसमें कार्यक्रम देख रहे हैं दरबार में यूं लगा के, और उनका क्या है कि मतलब इतनी भी बादशाह है, वो इतनी भी जहमत नहीं उठाना चाहते कि उन्हें कहना पड़े कि अनारकली एक बार फिर। तो वो सिर्फ क्या करते होंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो ये आशीष जी जो है, मुझे लगता है कि ये इशारा तो हाथ का नहीं कर पा रहा, तो इसने जो कमेंट में जितना ये सोर्ट कर सकता है उसे, जो भी मैं पढ़ाता रहूं ना, कुछ भी मैं पढ़ाता रहूं, कुछ भी लिटरली, तुम जाके, मैं कमेंट प्राइवेट रहते तुम्हें नहीं दिखती होगी, मैं इग्नोर करता हूँ इसकी डेली कमेंट को। ये पूरी बात बताने के बाद, पूरी बात में जैसे इस पे ये बताओ तुम, इसमें है ही क्या। जैसे तुम्हारे घर कोई आए और आके कहे मेरा छोटे वाला बेटा है, इसका नाम सतपाल है, ये मेरे वाला बड़ा बेटा है, इसका नाम हरपाल है, और तुम कहो फिर बताना, समझ नहीं आया, नाम है भाई इनके, तो ये तो मैंने पूरे नाम बताए, कुछ पढ़ाया ही नहीं है कि किसका क्या नाम होता है। तो ये भाई रोज आनंद लेता है, मैं कुछ भी पढ़ा के हटूं, फिर लिखता रहता है, मैं बताऊं ना बताऊं, ये अपना निरंतर फर्ज पूरा करता है। मतलब हो नहीं जाता कई बार जैसे कि हम तो अपना जाम लेके बैठे हैं, और तुम अपना करते रहो परफॉर्मेंस, तुम हमें भाव दो मत दो, हम अपने मन में बादशाह हैं, हम तो करते रहेंगे इधर से। मतलब अनारकली अकबर तो सब चले गए, लेकिन मान लिया कोई महफिल सजी हुई है, उसमें कोई आशीष कोने में बैठा हुआ है, उसे पता अनारकली नहीं देख रही है, फिर भी अपना, फिर अनारकली नहीं देख रही है, फिर भी रोजाना आके फिर लिखता है। तूने अगर फिर से फिर लिखा ना, मैं फिर ब्लॉक कर दूंगा, मैं बता रहा हूं। कोई मतलब कोई पॉइंट तो हो यार बताने लायक, किसी भी चीज पे फिर। पता चला अनारकली को छींक आ गई, छी, उधर से अकबर साहब, क्या छींकी हो अनारकली, आप एक बार फिर छींक देंगे जरा, गजब कर रहे, मतलब कुछ में भी फिर मास्टर हो गया, ऐसा ड्रामा बना रखा है। और यूट्यूब पे छाती पीटे के कमेंट पढ़ता हूँ ना मैं, मेरा मतलब, तो कमेंट हमने पढ़ने छोड़ दिए, क्योंकि सोशल मीडिया की लाइफ क्या है ना, इतना इम्पैक्ट करती है, और ऐसे लोग आपके बारे में आके टिप्पणी करके चले जाएंगे, जिन्हें जिनसे घर वाले घर में पूछ के सब्जी भी नहीं बना रहे, वो भी आके कमेंट करके जाएंगे कि ये देखो इन्होंने धंधा बना रखा है, यूट्यूब पे आ जाते हैं बैच बेचने। भैया तुम स्कूलों में जाओगे क्या करोगे वहां, फीस ही तो लोगे, और हम तो इतनी कम फीस लेते हैं, और उसमें फिर का भी आनंद देना होता है। तो ये है। अब जो बच्चे बैक स्लाइड कह रहे थे, देख लो भाई बैक स्लाइड। तो ये थी सारी बातें ट्राइंगल्स के बारे में। आई डोंट थिंक कि यहाँ तक टच करेंगे, लेकिन मेरी हमेशा आदत है थोड़ा 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 एक्स्ट्रा पढ़ा देता हूँ। जो बच्चे टीजीटी वाले हैं, हम इससे आगे पढ़ेंगे,
इन सेंटर्स के काम को जानेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे उस वाली क्लास में तो, क्योंकि 9वीं 10वीं के टॉपिक है। अब चलते हैं आगे भाई, सर्किल। सर्किल के कंपोनेंट्स को देख लो, समझ लो। ये सर्किल है, ठीक है, और सर्किल में पूछा गया है आपसे कि इसके कंपोनेंट्स बताओ, तो कौन सी चीज क्या क्या होती है, सब चीजें देखेंगे ढंग से, आराम से। आओ, मैं जबरदस्त पढ़ाता हूँ। विपुल जी कह रहे कुछ समझ नहीं आता है। अरे विपुल भाई, इसमें थोड़ी बहुत गलती तेरी भी तो रही होगी, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो बता। मैं अच्छा, तू कुछ बुक से प्रैक्टिस करे वो समझ नहीं आता, मुझे कभी क्लास में कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि 10-12 साल जो स्कूलों में धीरे धीरे पढ़ाया गया था, मैं एक दिन में इंजेक्शन लूं, लेट जाइए यहाँ, लेट जाइए, और नर्स तैयार रहे, मैं इंजेक्शन लगा दूं। तो वैसे तो नहीं हो पाता। बुक से जिससे प्रैक्टिस करनी है वो है कोई भी प्रीवियस ईयर किसी भी एग्जाम की एडवांस पोर्शन छोड़ के प्रैक्टिस करना, ठीक है। कोई, क्योंकि बीपीएससी ने पेपर पहली बार करवा रही है, पहले नहीं करवाया शिक्षक भर्ती का पेपर, तो सब किताबें इररेलेवेंट है, किसी को कुछ नहीं पता क्या आएगा। सबसे बेहतर तरीका है 5वीं तक की किताबें पढ़ना, मेन काम जो पहली से 5वीं वाले, फिर 6ठी से 8वीं की किताबें पढ़ना, या किसी भी जनरल, जैसे पुलिस वुलिस का आपके वहां पेपर होता हो, कोई भी छोटे छोटे जो पेपर होते हैं ना, जिनमें एडवांस के क्वेश्चन नहीं आते, मतलब ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री ये सब नहीं आता, उन चैप्टर्स को पढ़ो, प्रैक्टिस करो, वो सबसे सही है, उससे सही कुछ नहीं है। कोई भी किताब से जहां से आपकी जरूरतें पूरी हो सके। ये है सेंटर, इसे क्या कहते हैं जी, केंद्र कहते हैं, ठीक है। केंद्र से परिधि तक की दूरी, ये जो आप देख रहे हैं, ये है सरकमफ्रेंस, फ्रेंस से आई है ये, ठीक है। सरकमफ्रेंस, हिंदी में ई का परिधि बोलत रही, ठीक। तो सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की लाइन को रेडियस कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। परिधि को दो बिंदुओं पर छूने वाली रेखा को कोण कहते हैं, क्या कहते हैं जी, जीवा कहते हैं। परिधि को दो बिंदुओं पर छूने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। तो ऐसी सबसे बड़ी जीवा जो केंद्र से होके भी जा रही हो और परिधि को दो बिंदुओं पर भी छू रही हो, उसे क्या कहते हैं, डायामीटर कहते हैं, यानी कि व्यास कहते हैं, व्यास कहते हैं, ठीक है। इसके बाद ऐसी रेखा जो बाहर ही निकल जाए, सीधा माने ही ना, उसे सेकेंट कहते हैं, अर्थात छेदक रेखा कहते हैं, छेद के निकल गई है भाई, ठीक है। छूकर मेरे मन को जो कोई चला जाए उसे टेंजेंट कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं, यानी कि स्पर्श रेखा कहते हैं। ये कंपोनेंट्स ऑफ सर्किल है, पूछ लिए जाते हैं। फिर भी मैं बता देता हूं एक बार सर्किल। पिंकी जी, आपने हमारा डांस कहाँ देख लिया? सर, बिंदु किसे कहते हैं, पॉइंट को बिंदु कहते हैं, और इसकी कोई परिभाषा नहीं होती। फिर भी एक परिभाषा ये है कि एक ऐसा सर्किल जिसका रेडियस 0 है। यूट्यूब पे देख लिए, क्या डांस है, हल्की फुल्की 1-2 क्लिप है उसमें, 1-2 सेकंड की। ठीक है, क्लियर। टेंजेंट यानी कि स्पर्श रेखा। बिहार, बिहार कैसा लगा बताएं। देखो, मैं दिल्ली में रहता हूँ,
उस हिसाब से बिहार जो है, मतलब जैसे जब मैं कभी बाहर घूमने जाता हूँ ना, जैसे किसी और देश घूमने जाता हूँ, फिर दिल्ली आता हूँ तो बहुत अजीब लगता है। जब दिल्ली से बिहार गया तो बहुत अजीब लगा। लेकिन मतलब शहर वाइज़ जैसे व्यवस्था, सारी चीज़ें, ट्रैफ़िक और गंदगी, उस मामले में तो देखो, ना ही पूछो तो बहुत सही है। करप्शन चारों तरफ, मैं सारी चीज़ें एनालाइज़ करता हूँ। पोस्टर-वोस्टर देख के पता चल जाता है यार राजनीति में कितना करप्शन होगा। गाड़ी पे लोग लिखवा के घूम रहे हैं, ये चेयरमैन, फलाना चेयरमैन, ये ढिमकाना वो। किंतु जो सबसे सही लगा, वो वहाँ के बालक, मतलब ज़बरदस्त, भयंकर जोश। मैंने ऐसे बच्चे नहीं देखे। हम लोगों की सेमिनार 4 साढ़े 4 5 बजे शुरू हुई, सवा 5 बजे। वो बच्चे 12 बजे से 5 बजे तक खड़े रहे भाई धूप में। इतनी गर्मी थी, बहुत ह्यूमिडिटी। तो मतलब जो बच्चे हैं, जो यंग जनरेशन है, वो बहुत ज़बरदस्त है। उनमें मतलब एक इच्छा है कि अगर कुछ मौका मिल जाए तो कर देंगे। लेकिन उम्मीद नहीं होती किसी के चेहरे पे वो। लेकिन जहीं वहीं आप अगर थोड़े से बड़े लोगों को देखोगे, मतलब अपने शहर को लेकर बिल्कुल भी एक मेंटालिटी नहीं है कि ये अपना है या ये हमारा है। सबको लगता है बस अपने हिस्से का हमको खाना है। ये तुम्हें कहीं भी देख के महसूस हो जाएगा। रोड पर एनक्रोचमेंट, मतलब सड़क कहाँ खत्म है पता ही नहीं है। फुटपाथ लाल है बिल्कुल, इतना ज़्यादा वहाँ पर थूका गया है। तो उस तरीके से देखोगे तो गलत है बहुत। लिट्टी चोखा भी मतलब एक ऐसी गलत सी दुकान पे खा लिया तो काफ़ी खराब लगा। मतलब ऐसे ही रैंडमली बच्चों ने बोला सर कहीं भी रुक के खा लो। अब जिसके बाद हमने रुक के खा लिया, उसने तो बहुत ही खराब दिया लिट्टी चोखा। हमारे ऑफिस के बाहर ही एक वो है बंदा, वो वैशाली का है, बहुत बढ़िया लिट्टी चोखा बनाता है। मतलब जो लिट्टी चोखा होता है वैसा बनाता है। वहाँ उसने हमें देख के कि भीड़-वीड़ है, इनके साथ तो 20-30 बच्चे हैं। लिट्टी चोखा के साथ पता नहीं क्या ही कर दिया, लिट्टी चोखा बीट से काट के उसके 4 हिस्से करके फ्राई-व्राई करके दे दिया। मतलब जो नॉर्मल लिट्टी चोखा होता है वो लिट्टी चोखा ही गायब कर दिया। मौर्य लोग पहुँच नहीं पाए। पूछे भी नहीं जी। ये भी सोचा था कि किसी बिहार के बंदे के घर का, मैंने मतलब पहली बार हुआ तो काफ़ी मिसमैनेजमेंट हो गया। खाने-वाने के मामले में, होटल में साफ-सफाई के मामले में, तो मतलब जो अंतर बाहर, जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ कई जगह आप घूमने जाओगे ना, ये चीज़ तो हर जगह है लेकिन स्तर डाउन होता चला जाता है। जैसे तुम बाहर कहीं घूमने जाओगे ना, तुम्हें इतनी कम पुलिस मिलेगी, इतनी कम पुलिस मिलेगी, बहुत कम। लोगों को मैनेज करने के लिए पुलिस है ही नहीं, क्योंकि लोग उसे अपनी ज़िम्मेदारी समझते हैं। तुम कहीं पे टूरिस्ट भी रहोगे ना, तुम कोई आस-पास लोग रहेंगे, तो वो तुम्हें क्या करते हैं, मतलब कूड़ा फेंकने तक से रोक लेते हैं, अपने शहर में, बाहर के बंदे को। इतनी साफ-सफाई रहती है, तुम्हें गिनती के पुलिस वाले दिखेंगे बाहर। बहुत ज़्यादा भीड़-भाड़ वाला टूरिस्ट प्लेस होगा तो पुलिस वाले दिख जाएँगे। इतनी ज़िम्मेदारी लोग अपने शहरों की लेते हैं। दिल्ली में आओगे तुम्हें थोड़ी साफ-सफाई मिल जाएगी। तुम पटना जाओगे, तो मुझे लगा देख के अगर ये राज्य की राजधानी है, तो फिर बाकी राज्य का क्या हाल होगा? बहुत स्थिति खराब है। इसलिए अच्छे शिक्षकों की ज़रूरत है। अच्छे शिक्षक जाएँगे, अच्छे छात्र निकलेंगे, तो ही जाके चीज़ों का भला होगा, वरना नहीं होगा। चलें, हाँ, इंदौर में साफ-सफाई होने का सबसे बड़ा कारण है, वहाँ के लोगों की उसमें भागीदारी होना। हम सोचते हैं सारी चीज़ सरकार करेगी, नहीं, लोगों की भी मानसिकता होनी चाहिए, उनकी भी मानसिकता होनी चाहिए कि हमारा शहर साफ-सुथरा लगेगा। और साफ-सुथरा कुछ लोगों को लगता है कि हमारे कपड़ों की वजह से साफ-सुथरा लगेगा, नहीं। तुम साउथ इंडिया में जाओ, वो लोग भी तो लुंगी-वुंगी पहनते हैं, ऐसे बनियान-वनियान पहनते हैं, लेकिन बिल्कुल चटक सफेद। कोई मतलब नहीं तुम्हें कहीं आस-पास गंदगी दिख जाए, केरला-वेरला में जाओगे तो साफ-सफाई दिखेगी बिल्कुल। वहीं दूसरी तरफ तुम पटना में पहुँचोगे तो अपने ही शहर को लोग गंदा कर रहे हैं। मैं कहता रहा हूँ तुम्हें, फुटपाथ लिट मैंने वीडियो बनाई हुई है, रंग उसका सफेद काले से लाल कर रखा है। तो ये है सर्किल, ये सर्किल के पार्ट्स हैं, कंपोनेंट है।
ये जो पूछे जा सकते हैं, इसके अलावा सर्किल में एंगल-वेंगल उस चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएँगे, ठीक है? मैं बैंगलोर भी गया हूँ, कंपैरेटिवली बहुत सही है। मतलब देखो ज़रूरत तो हमें पूरे भारत को ही है, हर जगह ज़रूरत है। लेकिन सिर्फ़ दीवार पर स्वच्छता अभियान लिख के उस पे पीक मार देने से काम नहीं चलेगा। तो ये सारा पोर्शन हमारा हो ही गया। कुछ अब ऐसा बचता ही नहीं है। कल अगर रहेगा क्लास तो प्रैक्टिस करवा देंगे। नॉर्थ स्टेट्स डिसिप्लिन। नहीं, पटना में मुझे बहुत सी चीज़ें पटना में अच्छी लगी। जैसे जैसे मुझे कोई मरीन ड्राइव घुमाने ले गया, वो जो पटना के बाहर-बाहर गंगा नदी के किनारे जो रोड बना रखा है ना, तो उसमें मुझे पहले एक आदमी दिन में लेके गया। मेरा एक दोस्त है वहाँ जानकार, वो एसडीएम है, तो वो अपनी बढ़िया सरकारी गाड़ी में बैठा के लेके गया। वो जो वो है गांधी पुल है, उसके ऊपर से घुमा के उधर वैशाली वाला एरिया घुमा के लाया, तो बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया है। जैसे ही तुम गांधी सेतु पार करोगे तो कुछ नहीं है, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, साफ-सुथरा हरे-भरे पेड़ बस, और कुछ नहीं है। कोई वैसे नहीं है कि गंदगी है, कुछ ऐसा है। गाँवों में जाओगे उतनी गंदगी नहीं है, शहर गंदा है। तो वो बहुत बढ़िया लगा, लेकिन वहीं रात में कोई मुझे घुमाने ले गया। मैं किसी और के पास भी गया कि चलो तुम्हें घुमा के लाते हैं, तो लेके गया मरीन ड्राइव। और मरीन ड्राइव पे भाई रात के टाइम जो इतनी ठेले खड़े हुए हैं, दुनिया भर की गाड़ी खड़ी हुई है, वहीं लोग खा रहे हैं, वहीं फेंक रहे हैं। मतलब उस इतनी बढ़िया सुंदर जगह का भी कचरा किया हुआ है, बस किस लिए? ठेले वालों ने पैसे कमाने के लिए और लोगों ने अपने मनोरंजन के लिए। ये नहीं, कितनी सुंदर जगह है, एक बढ़िया रोड बना हुआ है, गंगा का व्यू है, उस तरफ खेत है, मतलब हरा है पूरा, बीच में गंगा नदी है, इतना चौड़ी वहाँ पे गंगा नदी हो जाती है। और इसकी खाएँ, डस्टबिन में फेंके, एक प्रॉपर वो बन जाए, नहीं, आनंद लेना है। गाँव में साफ-सफाई है, गाँव में लोग उतने नहीं है ना, अब भीड़ ज़्यादा है शहरों में। पटना में दूसरी चीज़ ये है कि अगर तुम देखोगे किसी भी शहर में ना, पहले हमारे यहाँ शहर प्लानिंग के साथ डेवलप नहीं होते थे। तो जैसे ये शहर है, इतना सा शहर है, तो शुरुआत में लोगों ने अपनी मर्ज़ी से घर बना लिए, गलियाँ सारी आडी-टेढ़ी बन गई ऐसे, कोई गली कहीं चली गई। लेकिन उसके बाद जब चीज़ें सही हुई, तो उस एनक्रोचमेंट को रोका गया कि ऐसे जो लोग कब्ज़ा कर के ज़मीन बेच-बेच के ज़बरदस्ती बना लेते हैं। तो बाद में क्या हुआ, प्रॉपर शहर डेवलप हुए, ऐसे जैसे तुम कहीं भी देखोगे, कोई भी शहर देखोगे, बाद में प्रॉपर डेवलप हुआ है। पहले तो ऐसे ही फैलता चला गया है। फिर ऐसे रोड, यहाँ स्कूल होगा, यहाँ हॉस्पिटल होंगे, यहाँ घर होंगे, प्रॉपर सरकार रोड बना के दे देती है। लेकिन इसके विपरीत वहां पर क्या हुआ है, जैसे ये फैला था ना, ऐसे अभी भी पूरा फैलता जा रहा है। उसमें अभी भी कोशिश नहीं हो रही है कि ये कोई रोड यहाँ, कोई वहाँ, कोई यहाँ, ये अभी भी इसे रोक के और इसे प्रॉपर डेवलप अब हम करें, नहीं वैसे ही कि फैला दो बस। मुझे पैसे कैसे मिलेंगे, हर आदमी की ये सोच रहती होगी, किसी के पास रहता होगा इतना खेत है कि बेच दो, प्लॉट इसमें काट दो, और ऐसे ही फिर कोई यहाँ आके बना देगा कुछ। तो ये है। बेइज्जती की बात नहीं है। मैं मतलब किसी भी चीज़ को, हमारी कोई चीज़ होती है, हम उसकी पहले कमियाँ देखते हैं, फिर उसमें सुधार क्या कर सकते हैं। तो जो यंग जनरेशन है, उसकी मेंटालिटी ये होनी चाहिए कि हमें ये चीज़ें सही करनी है, इनपुट देने हैं, हमें पता होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि कोई चीज़ है और उसे एक्सप्लॉइट कर लो। वो आपकी चीज़ है, आप एक्सप्लॉइट करने जाओगे ना और ग्रुप में इतने सारे लोग, लाखों लोग उस चीज़ को एक्सप्लॉइट करेंगे, तो बहुत खराब हो जाएगी। सबको अपने-अपने लेवल पर सोचना पड़ेगा निवेदिता, सबको अपने-अपने लेवल पर सबसे पहले तो गंदगी कम करनी पड़ेगी। जो जैसे जो पटना में जो ऑडिटोरियम है, गांधी मैदान जो है, उसके सामने जो ऑडिटोरियम है, इतने ज़बरदस्त वो हैं, बहुत ज़बरदस्त, ठीक? लेकिन वो जो इतनी बढ़िया व्यवस्था बना दी, ऐसे ऑडिटोरियम तुम्हें किसी भी शहर में नहीं मिलेंगे। मैं दिल्ली में भी देखता हूँ, ऐसे ऑडिटोरियम नहीं है, इतने बढ़िया बने हुए, सरकारी ऑडिटोरियम वो भी। तो अब अगला स्टेप है कि लोग उसे सही रखने की कोशिश करें, वो नहीं करेंगे। कोई चीज़ मिल गई, उसे फिर एक्सप्लॉइट करेंगे। हाँ, गांधी मैदान ही है जैसे, किसी भी शहर के बीच में तुम देखोगे, जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ,
कि क्लास भी एंड हो गई, तुमने सेंसिटिव टॉपिक छेड़ दिया। मेरे जितने भी बिहार के मित्र हैं, मैं उनसे 2-3 दिन बस यही चर्चा कर रहा हूँ कि भाई बिहार पर काम कीजिए, सुधारिए। देखो जैसे मैं तुम्हें दिखाता हूँ, जैसे गांधी मैदान है ना, ऐसे ही न्यूयॉर्क में बीच में एक वो है, पार्क है। उससे तुम इसे कंपेयर करना कि इसे कितना बेहतर किया जा सकता है। ये एक पार्क है न्यूयॉर्क में, देखो इसके चारों तरफ कितना डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन ये पार्क है, वहां बीच में इसमें अंदर झील भी है, पेड़ लगे हुए हैं, घूमते फिरते हुए। इसमें कोई अंदर जाके नशा नहीं कर रहा होगा, ताश नहीं खेल रहा होगा, मतलब कुछ ऐसी चीज नहीं कर रहा होगा जो इसे खराब कर देगी। तो पूरे शहर के बीच में इतनी बड़ी जगह होना, उसे कितने प्यार से आदमी डेवलप कर सकता है, लोग उसे कितने अच्छे से रख सकते हैं, कितने पेड़ पौधे लगाए जा सकते हैं। इन गांधी मैदान किस काम आता है? नेताजी की रैली के काम आता है, लोगों का उसमें बाद में उसका मिसयूज करने के काम आता है। तो बताओ क्यों नहीं हो सकता चीजें? ये भी तो देखो कितना भर के डेवलपमेंट हो रखा है, चारों तरफ फंसा पड़ा है ना, लेकिन बीच में इतनी सारी चीजें। हाँ बेटर हुआ है, लेकिन आप जब देश में बाहर निकलोगे ना और दुनिया में बाहर निकलोगे, तो जैसे ये बाकी का देश है, ये बाकी की दुनिया है, अभी बिहार यहाँ है। और वो उसके पीछे कई कारण है। फाइनेंशियल कारण तो ये है कि बाढ़, मतलब जमीन अच्छी, उपजाऊ जमीन, लेकिन जो बाढ़ आती है वो सारी चीजों को खराब कर देती है। तो उसको लेकर एक प्रॉपर सॉल्यूशन होना चाहिए। हमारे देश में बिहार से इधर जाओगे तो सूखा पड़ा हुआ है राजस्थान में, बिहार में अब पानी 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 हो जाएगा, सारी फसल वसल सब बर्बाद हो जाएगी। इतनी अच्छी जमीन, उपजाऊ जमीन, लेकिन सिर्फ पानी की वजह से वो खराब हो जाती है, और उसी के साइड में पानी नहीं है। तो हम नदियों को काट कर हम नई अगर कैनाल बना सके, उसके पानी को डाइवर्ट कर सके, नहरें बना सके जो कि मैन मेड नहरें हों, और जिनसे प्रॉपर स्ट्रीम निकलती हो कि कभी यहाँ पानी ज्यादा हो तो उनसे करते हुए हम दूसरे इलाके में ले जाए जहाँ देश में पानी नहीं है। तो सबसे पहले तो बिहार का पानी बाहर निकले, बाढ़ ना आए। उसके बाद फिर लोग जमीन वमीन जब आएगा तो फिर एक मानसिकता रखेगी हमें साफ सुथरा रखना, चीजों को सही करना होना चाहिए, मतलब सारी चीजें। बताओ भाई। हाँ नहीं गया मैं, थोड़ा सा ना धार्मिक स्थानों पर कम जाता हूँ, ऐसा जो कि सबको पता होता है। जैसे क्योंकि धार्मिक स्थानों का कमर्शलाइजेशन हो रहा है आजकल, लोग सिर्फ घूमने जाते हैं, फोटो खिंचाने, सेल्फी लेने जाते हैं। जिस चीज के लिए आप धार्मिक स्थान पे जाते हो वो मिलेगा ही नहीं। मथुरा प्रेम मंदिर देखो कितना मिसयूज हो रहा है। लोग किस लिए जाते हैं? शाम के टाइम ज्यादा जाते हैं कि लाइट शो होगा और वो फुहारा देखेंगे, तो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, ठीक है, आज की क्लास इतनी ही रखते हैं। इमोशनल नहीं होंगे, देश को लेके, देश की समस्याओं को देखेंगे, फिर दूर करेंगे, आगे बच्चों को पढ़ाएंगे अच्छी मानसिकता से। सिर्फ पैसे के लालच में मत पढ़ाना। मैं नाचा हूं भाई लिपस्टिक वाले पे। केदारनाथ जहां भी देखोगे तुम यही है, टूरिस्ट प्लेस बना दिए। और मंदिर कमेटी भी इस चीज पर ज्यादा काम करती है कि कैसे और टूरिस्ट अट्रैक्ट हो सकता है। उन्हें करना ही नहीं चाहिए, मंदिर को प्लेन सिंपल रखना चाहिए। तुम्हें आना है आओ, तुम्हें धार्मिक स्थान विजिट करने करो, तुम्हारा मन नहीं लग रहा मत करो। तुम्हारी सेल्फी खिंचाने के लिए क्यों लाइट लगवानी है यहाँ पर? क्यों मल्टी कलर लाइटें लगवानी है? मत आओ भाई। नहीं भी आओगे तो ऐसे थोड़ा कि भगवान जी के पास जैसे मैं हूँ क्लास में, मैं क्यों ज्यादा तड़क भड़क पैं करके पढ़ाऊं? मैं सिंपल प्लेन पढ़ाऊंगा, क्योंकि पढ़ाई वही है। आपको नीरस लग रही है वो आपकी गलती है, तो ये होना चाहिए। मैं हूँ मेरठ बागपत। अब बाय बाय, टेक केयर कर लेते हैं, कल मिलेंगे। समस्याएं तो चलती रहेंगी, चर्चाएं होती रहेंगी। ठीक है, बाय बाय।